Hello everyone, myself Anushka and I was getting a lot of queries about dissertation and research paper in fourth year में से कैसे करना है क्या करना है. So here I am with the new video in which I will discuss about dissertation and research paper. Mainly मेरा focus dissertation पे होगा, but yes मैं आपको first slide में ये बताऊँगी कि कैसे dissertation research paper से different है. So let's get started without wasting a minute. Now dissertation. जो डिसर्टेशन होती है ना वो एक डिग्री के लिए होती है. वहीं रिसर्च पेपर जो होता है वो एक शॉर्ट स्कॉलरली पेपर होता है जो कि एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने में यूज़फुल हो सकता है. डिसर्टेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है स्टूडेंट की एबिलिटी को कि हाँ ये हो चुका है इतना कामयाब कि अब ये खुद डिसर्टेशन रिसर्च कर सकता है. ठीक है, उसका मेन मोटो ये होता है. रिसर्च पेपर एनालाइज इंटरप्रेट में हेल्प करता है, इंटरप्रेट करने में कंट्रीब्यूट करता है एग्जिस्टिंग डाटाबेस पे. ठीक है, डिसर्टेशन जो होती है वो 8,000 वर्ड से ज़्यादा की होती है, बट रिसर्च पेपर जो होता है वो 3,000 वर्ड्स तक भी हो सकता है एंड उससे ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, तो यहीं पे आपको पता चल रहा है कि रिसर्च पेपर थोड़ा छोटा होता है. डिसर्टेशन जो होती है ब्रॉड होती है, कम्प्रीहेंसिव होती है, नैरो होता है और फोकस्ड होता है. कौन? रिसर्च पेपर. इन अपोजिट अब इसमें इसका जो फॉर्मेट भी होता है इसमें एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वहीं रिसर्च पेपर में होती हैं चीज़ें जैसे कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, वर्क साइटेड, बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें छोटी होती हैं, छोटे लेवल पर होती हैं. अब डिसर्टेशन जो होता है वो बैचलर्स की डिग्री के लिए यूज़ हो सकता है एंड मास्टर्स की डिग्री के लिए यूज़ हो सकता है एंड पीएचडी में भी. वहीं पे जो रिसर्च पेपर होता है वो असाइनमेंट्स में, आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस में यूज़ हो सकता है. जो डिसर्टेशन होती है वो मंथ से ईयर्स के बीच में कंप्लीट करके देनी होती है. वहीं पर रिसर्च पेपर जो होता है वो कुछ दिनों या कुछ महीनों में हमें कंप्लीट करना होता है. डिसर्टेशन एक सुपरवाइज़र के अंडर होती है, रिसर्च पेपर में हम खुद भी कर सकते हैं उसे. नो वरीज. अब हम बात करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स की जो कि डिसर्टेशन में होते हैं. अब जो डिसर्टेशन होती है ना उसमें टॉपिक चूज़ करने से लेकर लास्ट तक बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. अब उन प्रोसेस को हम इन 4 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि हैं एक्सप्लोरेशन, देन इन्वेस्टिगेशन, फिर एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस. फर्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेशन कि टॉपिक क्या चूज़ करना है, टॉपिक किस चीज़ के बारे में, उसकी बैकग्राउंड स्टडीज़. पहले हम उसे एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, एकदम बिल्कुल अनटच टॉपिक है, कुछ नहीं पता हमें इस टॉपिक के बारे में, हमने बस ऐसे ही चूज़ कर लिया. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, अब फिर हम करेंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन कि क्या हुआ, क्यों हुआ. फिर थोड़ा और डीप जाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ हुई तो ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है हुई. हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टॉपिक विक्टोरियन एरा के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है. ठीक है, तो मैंने अपने टॉपिक का नाम दे दिया. ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया अपना टॉपिक, मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया कि उस टॉपिक के बारे में. ठीक है, एक्सप्लोर कर लिया थोड़ा सा उस टॉपिक को एंड फिर मैंने उसका एक टॉपिक निकाल के दे दिया. अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेट करूँगी एंड मैं फाइंड करूँगी कि अच्छा विक्टोरियन एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. फिर मैं उसके वाई का आंसर करूँगी, अच्छा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ. ठीक है, फिर एग्ज़ामिनेशन में फिर मैंने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ क्योंकि ब्रिटेन सप्लाई कर रहा था, इम्पीरियलिज्म हो रहा था, बाहर से रॉ मटेरियल्स आ रहे थे. ठीक है, एग्जामाइन करूँगी अब मैं कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ लोगों पे. ठीक है, फिर लास्ट में मैं एनालाइज करूँगी कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ लोगों के लिए या बुरे के लिए हुआ. ठीक है, सो ऐसे होती है हमारी पूरी स्टडी डिसर्टेशन में. ये 4 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हमारी आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ डिसर्टेशन का. नेक्स्ट वीडियो में हम चूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें टॉपिक चूज़ कैसे करना है डिसर्टेशन का. ठीक है, अब डिसर्टेशन में हमने ये तो कर लिया कि 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर हम उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम उसमें एनालाइज करते हैं. अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम पे. ठीक है, कि हमने निकाल लिया कि हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, अब हमें उसमें एक प्रॉब्लम चूज़ करनी पड़ती है. ठीक है,
मैंने कोई टॉपिक चूज़ किया तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी इंडस्ट्रियलाइजेशन, खाली मैं टॉपिक चूज़ नहीं कर सकती, आई हैव टू गिव अ प्रॉब्लम टू। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन डिवाइस करना पड़ेगा जिसका आंसर मेरी डिसर्टेशन देगी। डू गेट द पॉइंट? कि अगर मुझे विक्टोरियन एरा पे स्टडी करनी है तो मैं सीधा अपना टॉपिक ये नहीं लिख सकती विक्टोरियन एरा, मैं एक ऐसे ब्रॉडली टॉपिक नहीं लिख सकती, मुझे एक क्वेश्चन भी फॉर्म करना होगा कि विक्टोरियन एरा जो मैंने चूज़ किया है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे दिखानी होगी एंड मेरी डिसर्टेशन उस प्रॉब्लम का आंसर देगी। ठीक है, उसमें कुछ सब क्वेश्चंस भी होंगे मेरे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में मेरे कुछ सब क्वेश्चन भी होंगे जो कि आंसर मैं दूंगी लास्ट में जाकर। ठीक है, और जो मैं इसमें डिसर्टेशन बनाता है इसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, की टर्म्स यूज़ करते हैं, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम होती है, रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम प्रॉब्लम को बेसिकली, कि एक गाइडिंग टूल होता है हमारे रिसर्च प्रोसेस के लिए, ताकि हम ध्यान से एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वर्क करें, इधर उधर ना भटकें। ये हमारी एसेंस होती है रिसर्च के। ठीक है, हमें ट्रैक पे रखता है और अगर हम चाहें तो हम इस प्रॉब्लम को रिवाइज भी कर सकते हैं, ये रेलेवेंट होनी चाहिए। और ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं बेसिकली आपको सिंपली बताता आती हूँ सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, आपको 4th ईयर में जाओगे आपको बोलेंगे कि आपको रिसर्च करनी है एक टॉपिक पे एंड यू वुड गो नल कि मुझे तो डिसर्टेशन का डी भी नहीं आता, अब मैं किस चीज़ पे रिसर्च करूँगी, रिसर्च करनी क्यों है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। देखो, आपका कोई फेवरेट टॉपिक होगा। ठीक है, आपने इतनी ज़्यादा लिटरेचर पढ़ी है 4 सालों में, ठीक है 3 साल में पढ़ी है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते होंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस को साइडलाइन कर देते होंगे, आपको लगता है वो इररिलेवेंट है, बट यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है 4th ईयर में कि आप उन क्वेश्चंस को राइज करो एंड उनका आंसर आप खुद ढूंढो। एंड कैसे ढूंढो? लिटरेचर में डीप डाइव करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक चूज़ करना है, अपना फेवरेट टॉपिक, एक ब्रॉड सा टॉपिक नहीं चूज़ करना, या फिर आप पहले तो आप ब्रॉड में देखो। ठीक है, कि आपकी फेवरेट ईरा कौन सा था, मे बी रेनेसां पीरियड होगा या विक्टोरियन पीरियड होगा, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, कौन सा पीरियड आपका फेवरेट था। ठीक है, कौन सा टाइम, कुछ भी आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर आपका कौन सा फेवरेट टेक्स्ट था, आप उसे चूज़ करें। फिर उसमें देखो कि कितना वर्क इस पर हो रखा है ऑलरेडी एंड आपको इसमें क्या न्यू लगा, अलग लगा। फिर हो सकता है कि आपको क्वीर थ्योरी भी लगा सकते हो आप किसी चीज़ में। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल कोई लिटरेचर है उस पर आप विमेन की थ्योरी लगा सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको बस कुछ न्यू चीज़ डिवाइस करनी है जो कि ऐड करेगा नॉलेज डिसिप्लिन में। अब आपके मन में उस टाइम पे सवाल उठे होंगे, कुछ क्वेश्चंस उठे होंगे टेक्स्ट को लेकर। ठीक है, जब आपने उस टाइम पे साइडलाइन कर दिया होगा तो आप उन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को दोबारा अपने माइंड में लाओ और फिर सोचो, फिर उसका एक आंसर प्रोवाइड करो। ठीक है, और वही जो आंसर होगा ना वो होगा हमारा हाइपोथेसिस। अब मैं ऐसे टेक्स्ट ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम्स। अब मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना विक्टोरियन एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड टाइम्स पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत सारा असर पड़ा है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि चार्ल्स डिकेंस की बुक पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया एक तरीके से कि क्या पड़ा है या नहीं पड़ा। अब इसका आंसर मेरी डिसर्टेशन देगी कि हाँ पढ़ा है और कैसे पढ़ा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस जो आंसर होगा, जो हमने पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बताई थी, उसके बाद हमारी हाइपोथेसिस आएगी उस प्रॉब्लम का आंसर, जो कि एक टेंटेटिव आंसर होगा, रियल आंसर नहीं होगा। वो रियल आंसर आपका डिसर्टेशन देगी। ठीक है, ये होगी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम की, एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन होगी, प्रिलिमिनरी आंसर होगा जो कि ऑब्जर्वेशन से आपका आएगा कि हाँ मैंने टेक्स्ट पढ़ा, मुझे ऐसा ऐसा लगा, अब मैं इस पर स्टडी करूँगा या करूँगी एंड देन आई विल फाइंड दी करेक्ट आंसर। अब हमारी हाइपोथेसिस लास्ट में जाकर रिजेक्ट भी हो सकती है या फिर कंफर्म भी कर सकते हैं हम इसे। ठीक है,
ये होती है प्रेडिक्शन हमारी फाइंडिंग्स की। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट पढ़ा होगा तारा का, महेश दत्तानी का तारा वाला टेक्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है। अब उस टेक्स्ट में आपको ऐसा लगता है कि महेश दत्तानी की रियल लाइफ से वो टेक्स्ट इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। उस मतलब टेक्स्ट में महेश दत्तानी जो ऑथर है उसकी रियल लाइफ ने टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस किया। ये आपका क्वेश्चन उठा मन में, ठीक है, एंड आपको इसका आंसर पता नहीं है, तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बना सकते हो। एंड हाइपोथेसिस आपका हो सकता है कि हाँ महेश दत्तानी की लाइफ ने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बट ये आपका टेंटेटिव आंसर है, अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट एजिटेशन में आपको सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। आपको महेश दत्तानी की पूरी लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा, वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, आपको टेक्स्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि टेक्स्ट में ये सब हुआ, महेश दत्तानी की लाइफ में ये सब हुआ, एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर। एंड फिर हो सकता है कि लास्ट में आपको ऐसा लगने लगे, जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपको ऐसा खुद भी हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं यार इसकी लाइफ से इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो उस टाइम पर आपकी डेसिडेशन गलत नहीं होगी, बस आपको हाइपोथेसिस जो आपकी थी वो बाद में कंक्लूजन में आप लिखोगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। सो यहाँ पे कोई स्टडी वेस्ट नहीं होती, मे बी वो करेक्ट हो सकता है, आपकी हाइपोथेसिस या तो कंफर्म कर सकती है आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, दो ही आंसर होंगे, बट दैट विल बी कंफर्म्ड एज आंसर, वो आंसर माने जाएंगे, ठीक है, चाहे आपके हाइपोथेसिस कंफर्म हो या फिर रिजेक्ट करें उस बात को। नाउ रिसर्च मेथड, बहुत सारे लोग रिसर्च मेथड को रिसर्च मेथडोलॉजी से कंफ्यूज करते हैं। रिसर्च मेथड अलग होते हैं, मेथडोलॉजी अलग होती है। इट्स लाइक कि रेसिपी अलग होती है एंड रियल में कुक करना अलग होता है, ठीक है। हाउ वी डू एंड व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू, ये सब रिसर्च मेथड्स में आता है, ठीक है। ये जो मेथड्स होते हैं ना वो स्ट्रेटजीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं या फिर प्रोसेस होते हैं जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। अब रिसर्च मेथड के दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। अब जो आपने स्टडी करी है ना, या तो आप इसे क्वालिटेटिव मेथड से कर सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ कर फिर चीज़ें फाइंड कर, या आप इसे क्वांटिटेटिव मेथड में कर सकते हो। बट इफ़ यू आर लिटरेचर स्टूडेंट तो आपको क्वांटिटेटिव मेथड करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसमें नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, हार्ड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज होती है बेसिकली, कि आप बोल रहे हो कि तारा जो थी ना वो डिसेबल थी एंड उस पर इमोशनली बहुत असर पड़ रहा था अपने पेरेंट्स की बातों का, तो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ रही होंगे जिन्होंने, या फिर जो टेस्ट करना जानते होंगे, वो एग्जैक्ट परसेंटेज पे निकाल सकते हैं कि तारा पर इतना ज़्यादा 50% फैमिली का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, 20% उसके नेबर्स का इन्फ्लुएंस था, तो ऐसे करके। बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो यू हैव टू टेक केयर कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो। तो यही होता है सब जो हमने की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, वो यही था कि कैसे हम टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन सा मेथड लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब डाटा कलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो हम प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा जो है अब वो लिटरेचर डिसेबिलिटी लिटरेचर पे स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो या तो वो प्राइमरी सोर्सेज मतलब जो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि किसी डिसेबल पर्सन ने खुद ही लिखी हैं चीज़ें, उनको पढ़ सकता है, या फिर सेकेंडरी सोर्सेज जो किसी ने लिखा है उसके रिव्यूज़ को पढ़ सकता है, या फिर प्राइमरी सोर्सेज में ये भी आ सकता है कि कोई बंदा खुद डिसेबल है एंड वो उससे इंटरव्यू कर रहा है, जाके खुद प्राइमरी सोर्स है जिस पे वो वर्क कर रहा है वो उसी से जाके पूछ रहा है, ठीक है, वो डिसेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, डिसेबिलिटी लिटरेचर पे वो डिसेबल पर्सन से जाके पूछ रहा है, हो गया प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स किसी और ने उस पर्सन पे काम किया है, वो हम पढ़ें दो, ओके। अब जो रिसर्च का फॉर्मेट होता है, जो हमारे डिसर्टेशन का फॉर्मेट हो रहा है, वो 3 पार्ट्स में 3 टाइप्स का हो सकता है, MLA फॉर्मेट, APA, CMS, बट इंग्लिश में हम 9th एडिशन जो होता है MLA फॉर्मेट का वो यूज़ करते हैं। टेक केयर इन माइंड, ये ऐसे की तरह नहीं होता कि हमने टॉपिक चूज़ किया उसके बारे में लिख दिया अपनी मर्ज़ी से, नो, इसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
इसमें बायोग्राफी होती है, वर्क साइटेशंस भी होती है, एंड कोई इसमें ये ऐसी नहीं होती डिसर्टेशन कि आपने अपना कॉलेज का असाइनमेंट किया जीपीटी पे से कर दिया या गूगल जेमिनी या फिर क्लाउड से मांग लिया। नो नो नो, ये जो होता है ये आपका खुद पे होता है। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके लास्ट में जब आप पूरी डिसर्टेशन बना लेते हो उसके बाद आपका चेक होता है बाकायदा, ठीक है, ऐप से। एंड फिर लास्ट में परसेंटेज भी निकल के आती है कि आपने इतना प्लेजरिज्म यूज़ किया और यहाँ से यूज़ किया है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप स्टार्टिंग से इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब रिसर्च की लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी सब होना चाहिए। और क्या चीज़ आपके रिसर्च में नहीं होनी चाहिए, अब ये तो बोल दिया कि खुद से लिखो, ठीक है, कहीं से उठा के कॉपी नहीं करना, ये तो हमने बोल दिया। बट ये भी नहीं है कि आप खुद से लिख रहे हो तो आप उसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग्स लिख रहे हो, ग्रामेटिकल एरर्स कर रहे हो, स्लैंग्स लिख रहे हो, यू को YOU को जस्ट यू लिख रहे हो, ये सब चीज़ें भी यहाँ नहीं चलती, ठीक है। लैक ऑफ फोकस भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिस टॉपिक की बात कर रहे हो उसी की बात करनी चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, और एक ही पैराग्राफ में सारे आइडियाज़ नहीं डालने, ठीक है। तो ये था आपका रिसर्च का, डिसर्टेशन का पूरा ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम चूज़ करेंगे कि हमें रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज़ करना है, कि हम इतना बड़ा लिटरेचर है, अब इसमें से हम टॉपिक कैसे चूज़ करें एंड किस किस लाइन से हम देख सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. Do subscribe the channel and wait for the next updates. Bye bye.